गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। आज 15 दिसंबर है और आज हम हमारे जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़। देखिए, हैव यू एवर गिवन ए थॉट टू द फैक्ट दैट द नोटबुक यू यूज़ फॉर राइटिंग हैज़ कम टू यू आफ्टर ए लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? It started its life as part of a tree. It was cut down and transported to the pulp mill. There the wood of the tree was processed and converted into wood pulp. The wood pulp was mixed with chemicals and finally changed into paper by machines. This paper found its way to the press where ink made from chemicals was used to print the lines on the pages. The pages were then bound in the form of a notebook, packed and sent to the market for sale. Finally it reached your hands. स्टूडेंट्स, कभी आपने यह सोचा है कि जिस नोटबुक पर आप लिखते हो उसका वो जो कागज़ है वो कहाँ से बना है? ठीक है, इस कागज़ की कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक पेड़ से शुरू होती है। जब कोई पेड़ होता है तो सबसे पहले उसको काटा जाता है और उसको पल्प मिल के अंदर काटने के बाद उसे पल्प मिल के अंदर भेज दिया जाता है, जहाँ पर क्या किया जाता है कि वुड ऑफ द ट्री वॉज प्रोसेस्ड। ट्री का जो वुड होता है उसको प्रोसेस किया जाता है, जिसको वुड पल्प में बदला जाता है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ केमिकल्स मिलाकर मशीन्स के थ्रू इन्हें पेपर्स में बना दिया जाता है। इस खाली पेपर को फिर फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है, जहाँ पर केमिकल्स से इनके पेजेस पर लाइन खींची जाती है। ठीक है, इन पेजेस को, बहुत सारे पेजेस को एक साथ बांध कर पैक कर लिया जाता है और फिर इन्हें मार्केट के अंदर सेल करने के लिए भेज दिया जाता है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि किस तरीके से एक रॉ मटेरियल से हमने एक फिनिश्ड गुड को पाया, ये इसकी पूरी कहानी होती है। जैसे अगर हम किसी चीज़ को खरीदते हैं तो डायरेक्ट बनी बनाई हमारे सामने नहीं आती है। ठीक है, उसको बनाना पड़ता है, कच्चे मटेरियल से उसे बिल्कुल पक्का बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे हम कब किसी मान लो अगर हम किसी का घर देखते हैं और घर देख के हम ये बोलते हैं कितना बढ़िया मकान है, ठीक है, तो वो मकान ऐसे नहीं बना। सबसे पहले उसके लिए ज़मीन चाहिए होगी, उस ज़मीन की खुदाई हुई होगी, डिगिंग हुई होगी। ठीक है, फिर पत्थर चाहिए होंगे, ब्रिक्स चाहिए होगी, रेत चाहिए होगी। ठीक है, जो भी है, और फिर उसके अंदर अलग अलग चीज़ें डाल के फिर हमारे को जो कच्चा जो माल होता है उससे क्या मिलता है कि हमारे को एक बहुत ही अच्छा फिनिश्ड गुड मिलता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग, जिनकी वजह से एक रॉ मटेरियल जनता के सामने एक फिनिश्ड गुड होकर जाता है। एज यू हैव सीन, पल्प वॉज चेंज इंटू पेपर एंड पेपर इंटू ए नोटबुक। आपने ये देखा होगा कि पल्प किस में बदल जाता है? पेपर में, और पेपर किस में बदल जाती है? नोटबुक में। दिस रिप्रेजेंट द 2 स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के 2 स्टेज को रिप्रेजेंट करती है। द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन हैव हैड वैल्यू एडेड टू देम एट ईच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कि जिस तरीके से पल्प से पेपर बनता है और कॉटन से क्लॉथ बनता है, हैड वैल्यू एडेड टू देम, इनसे क्या होती रहती है कि इनकी वैल्यू बढ़ती रहती है हर एक स्टेज पे। इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी देन द रॉ मटेरियल दैट इज मेड फ्रॉम। इसका मतलब कि जो फिनिश्ड गुड जो हमें मिलेगा, रॉ मटेरियल्स के बाद में फिनिश्ड गुड जो हमें मिलेगा, उसका जो वैल्यू होता है वो रॉ मटेरियल से कई ज़्यादा होता है। इंडस्ट्री refers to an economic activity that is concerned with production of goods, extraction of minerals or the provisions of services. Industry refers to an economic activity. Industry एक economic activity को denote करती है जिसके अंदर चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज। मिनरल्स का एक्सट्रैक्शंस होता है और सर्विसेज का प्रावधान होता है। Thus we have iron and steel industry, production of goods, coal mining industry, extraction of coal and tourism industry, services, सर्विस प्रोवाइडर। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, देखिए इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन देखिए पेज नंबर 49 पे। रॉ मटेरियल्स, इंडस्ट्रीज में भी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मराइन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स दे यूज। जिस तरीके का रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसके बेस पर इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड हो सकती है, मिनरल बेस्ड हो सकती है, मैराइन बेस्ड हो सकती है या फॉरेस्ट बेस्ड हो सकती है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज दियर रॉ मटेरियल्स। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में प्लांट और एनिमल्स उनके रॉ मटेरियल्स होते हैं। फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्शन, लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वेजिटेबल ऑयल हमारे को कहाँ से मिलेगा? ट्री से, पेड़ पौधों से। कॉटन टेक्सटाइल हमारे को कहाँ से मिलेगा?
क्या कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स कॉटन एंडलेस से हमारे को कहाँ से मिलेगा, जानवरों से। तो ये सब क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के क्या एग्जाम्पल्स हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल ऑर्स एज देयर रॉ मटेरियल्स। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को प्राइमरी इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है, जो कि अपने मिनरल ऑर्स को रॉ मटेरियल्स के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज। इन इंडस्ट्रीज से प्राप्त होने वाला जो प्रोडक्ट है वो दूसरी इंडस्ट्रीज को फीड करता है, भरण पोषण करता है। आयरन मेड फ्रॉम आयरन और इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जो लोहा आज हमें मिलता है वो लोहा हमें डायरेक्टली ऐसे थोड़ी मिलता है, लोहा हमें आयरन और से मिलता है, जो कैसी इंडस्ट्री है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। दिस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स सच एज हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रेलवे कोचेज। इसका यूज़ बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाने में, हैवी मशीन्स को बनाने में, बिल्डिंग मटेरियल्स को बनाने में, रेलवे कोचेज को बनाने में किया जाता है। मेराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड ओशंस एज रॉ मटेरियल्स। मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, समुद्रों और महासागरों से जो कच्चा माल मिलता है उससे मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री चलती है। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल और सम एग्जाम्पल्स। ऐसी इंडस्ट्रीज सी फूड का मतलब समुद्र में पाए जाने वाला जो खाना होता है वो सी फूड की इंडस्ट्री काम में आती है, या फिश ऑयल भी इंडस्ट्रीज के तौर पर काम में आता है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल्स। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज फॉरेस्ट से प्राप्त कच्चे माल को ही अपना रॉ मटेरियल मानती है। द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट्स और पल्प एंड पेपर, फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स। इस इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल्स क्या हैं, फॉरेस्ट से प्राप्त होने वाला पल्प से पेपर बनेगा, ठीक है, फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयाँ, फर्नीचर क्योंकि फॉरेस्ट होगा तो पेड़ पौधे होंगे जिससे फर्नीचर्स बन सकता है, बिल्डिंग्स होगा तो रेत हमें मिल सकती है, ब्रिक्स हमें मिल सकते हैं, पत्थर हमें मिल सकते हैं। साइज, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। मतलब किस इंडस्ट्री की, ये जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, मराइन बेस्ड इंडस्ट्री है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है, इनकी साइज़ क्या है, इनकी साइज़ किस पर डिपेंड करेगी कि इन इंडस्ट्री में कितना पैसा खर्च हुआ है और यहाँ पर कितने सारे व्यक्ति काम कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। जितने ज़्यादा व्यक्ति काम करेंगे उतना ही ज़्यादा पैसा खर्च होगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी, उतनी ही ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। देखो साइज के बेस पर इंडस्ट्रीज को दो स्केल पर बांटा गया है, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर ए टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड बाय द आर्टिसंस। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्या है, स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर प्रोडक्ट्स हाथ से बनाए जाते हैं मजदूरों के द्वारा। बास्केट वीविंग, पोट्री एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स आर एग्जांपल्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। बास्केट वीविंग, पोट्री एंड जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्ट्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर अमाउंट जो होता है, पैसा जो होता है वो कम लगता है, टेक्नोलॉजी भी कम लगती है, जबकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है और टेक्नोलॉजी भी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ हायर एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड इज सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। इन्वेस्टमेंट, कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हायर होता है और टेक्नोलॉजी जो काम में आती है वो सुपीरियर होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की। सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सिल्क वीविंग और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ऑटोमोबाइल्स का प्रोडक्शन और हैवी मशीनरी का जो प्रोडक्शन होगा वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री पर होता है। ऑनरशिप, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ऑन्ड और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। इंडस्ट्रीज़ को हम ऑनरशिप के आधार पर प्राइवेट सेक्टर में बांट सकते हैं, स्टेट ऑन्ड और पब्लिक सेक्टर में बांट सकते हैं, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर में बांट सकते हैं। मतलब 4 सेक्टर में बांटा है हमने ऑनरशिप के बेस पर। किस किस में, प्राइवेट सेक्टर में और स्टेट ऑन्ड या पब्लिक सेक्टर में, जॉइंट सेक्टर में और कोऑपरेटिव सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ही क्या करते हैं, इसे ऑपरेट करते हैं। द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को ऑपरेट गवर्नमेंट करती है, सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम सेल के नाम से जानते हैं।
ठीक है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ क्या होती है कि एक तो स्टेट, राज्य की सरकार और कुछ प्राइवेट व्यक्तियों की ग्रुप से जॉइंट इंडस्ट्रीज़ को बनाया जाता है। मारुति उद्योग लिमिटेड इज़ एन एग्जांपल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। मारुति उद्योग लिमिटेड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जांपल है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज को ऑपरेट कौन करता है? रॉ मटेरियल के प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी आर ए सक्सेस स्टोरीज ऑफ ए कोऑपरेटिव वेंचर। ठीक है, अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन और इंडस्ट्रीज, कि किस तरीके से किसी भी इंडस्ट्रीज की लोकेशन को किसी भी इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं। कुछ फैक्टर्स, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब इंडस्ट्रीज की लोकेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं? कि अगर हम कहीं पर इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो सबसे पहले जिस भी इंडस्ट्री को हम स्टैब्लिश करना चाहते हैं उसका रॉ मटेरियल के लिए हमारे को बहुत ही ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, पानी की ज़रूरत पड़ेगी, मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी और मार्केट की ज़रूरत पड़ेगी। इंडस्ट्रीज़ आर सिचुएटेड वेयर सम और ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल। इंडस्ट्रीज़ को वहीं पर बसाया जा सकता है जहाँ पर इनमें से कुछ या सभी फैक्टर्स हमारे को सूटेबल तरीके से मिल जाएं। समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडाइज्ड पावर, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट इंडस्ट्रीज में बी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज। कभी कभी सरकार क्या करती है कि इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडी देती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट कम कर देती है ताकि इंडस्ट्रीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी बैकवर्ड एरिया में बने, ताकि वो बैकवर्ड एरिया के जितने भी जो इंसान हैं वहाँ पर उनको भी रोज़गार मिल सके। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। औद्योगिकीकरण से अक्सर शहरों का और कस्बों का डेवलपमेंट होता ही है। इंडस्ट्रियल सिस्टम, एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। एक इंडस्ट्रियल सिस्टम में क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम इनपुट करेंगे, उसका प्रोसेस होगा और उसका आउटपुट हमें मिलेगा। द इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल्स। इनपुट्स क्या होंगे? रॉ मटेरियल होंगे। लेबर एंड कॉस्ट्स ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इनपुट्स क्या 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 होंगे? रॉ मटेरियल्स होंगे, लेबर होंगे, कॉस्ट ऑफ लैंड होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, पावर होगा और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तो हमारा क्या होगा? हमारे द्वारा दिया गया इनपुट। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या होगा? वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, मतलब इनपुट जो भी हमने दिया, रॉ मटेरियल्स दिए, इनपुट में लेबर्स दिए, ज़मीन दी, ट्रांसपोर्ट दिया, पावर दिया, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, मशीनरी दी, ये सब हमने इनपुट दे दिए। ठीक है, अब इसका प्रोसेस क्या होगा कि बहुत सारी एक्टिविटी होगी और इन एक्टिविटी से हमारे को क्या मिलेगा? एक फिनिश गुड मिलेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रोसेस हो जाएगा। द आउटपुट्स आर द एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्न्ड फ्रॉम इट। ठीक है, आउटपुट कौन सा प्रोसेस होगा? सबसे आखिर का प्रोसेस होगा कि जब उस फिनिश गुड को हम मार्केट के अंदर सेल कर देंगे। ठीक है, इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री द इनपुट्स में भी कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट कोस्ट। अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल लें तो उसके अंदर इनपुट क्या क्या होगा? कॉटन होगा, ह्यूमन लेबर होगा, फैक्ट्री होगा, ट्रांसपोर्ट कोस्ट होगा। उसका प्रोसेस क्या होगा कि उसमें उस गिनिंग होगी, स्पाइनिंग होगी, वीविंग होगी, डाइंग होगी और प्रिंटिंग होगी। उसका आउटपुट क्या मिलेगा? शर्ट मिलेगा जिसको हम पहनते हैं। ठीक है, आगे देखिए इंडस्ट्रियल रीजन्स, इंडस्ट्रियल क्षेत्र। इंडस्ट्रियल रीजन्स इमर्ज व्हेन ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस। इंडस्ट्रियल रीजन्स वहाँ पर उभरते हैं जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक दूसरे के पास में ही स्थित होती है। ठीक है, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। दुनिया के जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वो कौन कौन से हैं? ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। Major industrial regions tend to be located in the temperate areas near seaports and especially near coal fields। जो बहुत सारे इंडस्ट्रियल क्षेत्र जो होते हैं वो टेम्परेट एरियाज़ के अंदर बनाए जाते हैं जहाँ पर सी पोर्ट्स बिल्कुल पास में होते हैं या कोल फील्ड्स बिल्कुल पास में होते हैं। इंडिया हैज़
several industrial regions like Mumbai, Pune cluster, Bangalore, Tamil Nadu region, Hooghly region, Ahmedabad, Baroda region, Chota Nagpur industrial belt, Visakhapatnam, Guntur belt, Gurgaon, Delhi, Meerut region and the Kollam, Thiruvananthapuram industrial cluster. इंडिया है सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स, भारत के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स है, जैसे मुंबई, पुणे क्लस्टर, बेंगलोर, तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद, बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम, गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ रीजन एंड द कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल रीजन। इंडस्ट्रियल डिजास्टर, देखो इंडस्ट्रीज जहाँ पर बसती है वहाँ पर ज़रूर लोगों को रोज़गार मिलता है, लेकिन इससे डिजास्टर भी हो सकता है। इन इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट्स डिजास्टर्स मेनली अकर ड्यू टू टेक्निकल फेलियर और इज रिस्पॉन्सिबल इन हैंडलिंग ऑफ हजार्डियस मटीरियल्स। इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक्सीडेंट्स या डिजास्टर्स कब होते हैं? जब टेक्निकल फेलियर होता है या इररेस्पॉन्सिबिलिटी से काम किया जाता है। वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर ऑफ ऑल टाइम अकर्ड इन भोपाल ऑन 3 दिसंबर 1984 अराउंड 12:30 AM। सबसे जो बहुत ख़राब या सबसे जो बुरा जो वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर हुआ है वो 3 दिसंबर 1984 को हुआ है, लगभग सुबह 12:30 बजे। इट वॉज ए टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट इन विच हाईली पॉइजनस मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC वॉज अलॉन्ग विद हाइड्रोजन साइनाइड एंड अदर रिएक्शन प्रोडक्ट्स लीक्ड आउट ऑफ द पेस्टिसाइड फैक्ट्री ऑफ यूनियन कार्बाइड। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि एक पेस्टिसाइड यूनियन कार्बाइड की एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री थी। इसमें क्या हुआ कि एक गैस आती है उसकी बहुत ज़्यादा वो जहरीली होती है, जिसका नाम होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। वो हाइड्रोजन साइनाइड और अदर गैसेस के साथ रिएक्शन कर गई और वातावरण में फैल गई। द ऑफिशियल डेथ टोल वॉज 3598 इन 1989। अधिकारियों ने 1989 में ये बताया था कि लगभग 3598 व्यक्ति मर चुके हैं। थाउजेंड्स हु सर्वाइव्ड स्टिल सफर फ्रॉम वन और मेनी एलिमेंट्स लाइक ब्लाइंडनेस, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा। और उनमें से हज़ारों व्यक्ति जो हैं वो आज भी बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, कि उनमें से बहुत सारे व्यक्ति अंधे हो चुके हैं, उनका इम्यून सिस्टम खराब हो चुका है। ठीक है, और उन्हें अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर्स टाइप की बीमारी हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए, इन अनदर इंसिडेंट ऑन 23 दिसंबर 2005 ड्यू टू गैस वेल ब्लो आउट इन गवाकियो, कोंगिंग, चाइना, 243 पीपल डाइड, 9,000 वर इंजर्ड एंड 64,000 वर इवैक्यूएटेड। एक और इंसिडेंट है जो कि 23 दिसंबर 2005 को चाइना के गवाकियो में हुआ, जिसके अंदर 243 इंसान मर गए। ठीक है, 9,000 इंसान इंजर्ड होकर 64,000 की हालत ख़राब हुई। मैनी पीपल डाइड बिकॉज दे वर अनेबल टू रन आफ्टर द एक्सप्लोजन होने के बाद बहुत सारे व्यक्ति इस वजह से मर गए क्योंकि वे भाग नहीं सके। दोज हु कुड नॉट एस्केप इन टाइम सफर्ड बर्न्स टू देयर आईज, स्किन एंड लंग्स फ्रॉम द गैस। वे इंसान जो सही समय पर भाग नहीं सके, उन्होंने खुद को स्वयं ही वहाँ पर अपनी आँखों को, अपनी स्किन को, अपने लंग्स को वहाँ पर खुद ही उन्होंने जलता हुआ देखा। रिस्क रिडक्शन मेजरमेंट्स, डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरियाज शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरियाज। इंडस्ट्रियल एरियाज से क्या होने चाहिए कि जो रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं उन्हें दूर बनाना चाहिए। पीपल स्टेइंग इन द विसिनिटी ऑफ इंडस्ट्रीज शुड बी अवेयर ऑफ द स्टोरेज ऑफ टॉक्सिन्स और हजार्डियस सब्सटेंसेज एंड देयर रिस्पॉन्सिबल इफेक्ट इन केस इफ एन एक्सीडेंट अकर्स। अगर इंसान वहाँ पर रह रहे हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, तो उस इंडस्ट्री में काम करने वाले जो भी हैं उन्हें ही अपने सब्सटेंस का ध्यान होना चाहिए और उनके इफेक्ट्स का भी ध्यान होना चाहिए। फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड। फायर वार्निंग और फाइटिंग सिस्टम इम्प्रूव होना चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज शुड बी लिमिटेड। टॉक्सिक सब्सटेंस की स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होनी चाहिए। पोल्यूशन डिस्पर्सन क्वालिटीज़ इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव्ड। और इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो पोल्यूशन जो फैलता है उसको भी इम्प्रूव करना चाहिए। तो क्लास आज हम सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।